गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखें, पीडीएफ से चेक भी करें और ट्रांसक्राइब भी करें। ट्रांसक्राइब की आदत आप अभी से डाल लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तब हम ट्रांसक्राइब करते हैं तो इतनी जल्दी हम अपनी गलतियां पकड़ नहीं पाते कितनी गलतियां आ रही हैं। इसलिए ट्रांसक्राइब भी करिए, साथ साथ पीडीएफ से चेक कीजिए, फिर ट्रांसक्राइब कीजिए, फिर देखिए कि कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं और उसे इम्प्रूव कीजिए। डेली जो है लिखिए और ट्रांसक्राइब करते करते उसको इम्प्रूव भी करिए। और साथ ही साथ और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप ये डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए गए कानून का पुलिस द्वारा अभी भी इस्तेमाल न केवल दुखद बल्कि शर्मनाक भी है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उचित ही जवाब मांगा है। इस धारा को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन पुलिस अभी भी इसके तहत मामले दर्ज कर रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। अब केंद्र सरकार को अदालत को यह बताना होगा कि देश भर में अब तक इसके तहत कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिस कानून को निरस्त हुए करीब 6 साल होने जा रहे हैं, उसके बारे में पुलिस प्रशासन का सूचित न होना बड़ी चिंता की बात है। पुलिस के स्तर पर जागरूक अफसरों की कमी नहीं है और अनेक पुलिस अफसर ऐसे होंगे जो इस निरस्त कानून के बारे में भी जानते होंगे, पर इसके बावजूद बड़ी संख्या ऐसे पुलिस वालों की है जिन्हें इस कानून के बारे में सूचना नहीं है। न जाने कितने लोगों को इस कानून के तहत परेशान किया गया होगा, जिन्हें पुलिस कार्रवाई से गुजरना पड़ा होगा। उनकी तकलीफ की भरपाई क्या मुमकिन है? पैरा चेंज। निरस्त धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर अपमानजनक कंटेंट या सामग्री शेयर करने पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून आईटी एक्ट के शुरुआती दौर में बिना ज्यादा सोचे गढ़ दिया गया था, लेकिन जब अदालत और कानून के जानकारों को एहसास हुआ कि इस कानून का ज्यादातर दुरुपयोग ही होगा, तब इसके विरुद्ध सूगबुगाहट शुरू हो गई। कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने इस कानून को पहली बार चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। गौरतलब है कि साल 2012 में मुंबई में शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद पूरे शहर को बंद करने की आलोचना संबंधी पोस्ट के लिए 2 युवतियों की गिरफ्तारी के बाद इस कानून की चर्चा तेज हुई थी। आईटी एक्ट का यह पहलू अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता को बाधित कर सकता था। अच्छे शब्दों से भी किसी का अपमान हो सकता है। अपमानजनक शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक है। व्यापकता में अगर हम जाएं तो कुछ भी पोस्ट करना या शेयर करना मुश्किल हो सकता है। अगर छाछठ आ का उपयोग हो तो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमों का ढेर लग सकता है। आज के समय में लोगों में उग्रता और आलोचना का भाव तेजी से बढ़ा है और सोशल मीडिया पर खास तौर पर किसी की निंदा बहुत आसान हो गई है। वैसे तो हमारे देश के महापुरुष यही मानते रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, लेकिन वास्तविक जमीन पर निंदा को कथित असभ्यता की श्रेणी में गिना जाने लगा है। पैराचेन कानून के इस पहलू के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की सराहना की जानी चाहिए कि अब जमीनी स्तर पर इस निरस्त कानून का दुरुपयोग रुक सकेगा। यह प्रकरण फिर एक बार स्पष्ट कर देता है कि पुलिस सुधार आज कितने जरूरी हो गए हैं। समय समय पर पुलिस का विधि संबंधी प्रशिक्षण कितना जरूरी है, शायद हम भूल गए हैं। कानून और पुलिस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। सरकारों को अपने ही स्तर पर प्रयास करने चाहिए ताकि ऐसे मामले देश की सर्वोच्च अदालत का कीमती समय बर्बाद न करें। पैराचेन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले हफ्ते बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान खाद्य असुरक्षा की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। देश की आबादी में तेज बढ़ोतरी और उससे भी अधिक रफ्तार से गरीबी बढ़ने के कारण खाद्य असुरक्षा एक बड़ा मसला बन गई है। साल 2020 के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI में शामिल 113 देशों में पाकिस्तान का स्थान 80वां था और यह लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे था। इसका मतलब है कि खाद्य सुरक्षा की तमाम कसौटियों पर पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। गौरतलब है कि GFSI खाद्य उपलब्धता, इसे खरीदने की शक्ति, खाद्य गुणवत्ता, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा आदि कसौटियों के आधार पर इस सूची में देशों का स्थान तय करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भी पिछले साल 132 देशों की सूची में पाकिस्तान को 88वें नंबर पर रखा था। कुपोषित आबादी, बाल मृत्यु दर, बौनापन और बच्चों की ऊंचाई व वजन के अनुपात के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपनी सूची तैयार
करता है। पैरा चेंज, हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा यदि खाद्य असुरक्षा या कुपोषण का शिकार है तो इसकी वजह सिर्फ खाद्यान्न की कमी नहीं है बल्कि कई अन्य सामाजिक आर्थिक कारक भी हैं जिनके कारण लोग पोषक और गुणकारी भोजन से दूर हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक लगभग 35% पाकिस्तानी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं। इनमें से भी 18% लोग तो बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। एक तथ्य यह भी है कि इनमें से ज्यादातर खेती किसानी पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य रूप से गरीबी उन्मूलन, कृषि उपज बढ़ोतरी, महंगाई पर लगाम जैसी सरकारी नीतियों से जुड़ी हुई है और यह कृषि उत्पादकता के साथ भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ऐसे में भूख और कुपोषण के खात्मे के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता ही काफी नहीं है। जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि पोषक और सुरक्षित भोजन लोगों की पहुंच में हो। पैरा चेंज, एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कुछ सयाने साथ जुटते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव कोई ऐसी मीठी चाय नहीं है जिसका बैठक के दौरान आनंद लेना है। उनकी योजना एक मौजूदा कानून में संशोधन की है ताकि अगर किसी को भी ऐसी किसी फिल्म पर आपत्ति हो जिसे सार्वजनिक रूप से देखने की मंजूरी दी गई हो तो सेंसर बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणन की समीक्षा की जाएगी। शायद प्रमाणन रद्द भी कर दिया जाएगा जिससे फिल्म रातों रात सार्वजनिक प्रदर्शन के अयोग्य हो जाएगी। नई बात नहीं है। यदि आप इस देश में कोई न्याय चाहते हैं तो आपको अदालत में लंबे समय तक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी फिल्म से नाराज हैं तो आपको एक्सप्रेस सेवा मिलती है। आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं है। बस आप यह कहें कि आप नाराज हैं और सरकार कदम उठाएगी। पैरा चेंज, भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इतनी सारी वास्तविक समस्याएं जिन्हें इस देश में हल करने की जरूरत है, तब मनोरंजन उद्योग में संसाधनों को क्यों लुटाया जाए? हर फिल्म के भाग्य पर इतनी सारी अनिश्चितताएं लाद कर उद्योग को बर्बाद क्यों किया जाए? आखिर सरकार सिनेमा और मनोरंजन के अन्य रूपों को भी नियंत्रित करने के लिए इतने प्रयास क्यों कर रही है? कुछ महीने पहले ही इसने चैनलों को रेगुलेट करने की इच्छा जाहिर की थी। अब सिनेमा की बारी है। पैरा चेंज, सरकार ने अपने प्रस्ताव को यह कहकर उचित ठहराया है कि संविधान भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है। अब इस प्रस्ताव के कानून बनने के संभावित परिणाम क्या होंगे? फिल्म निर्माताओं को परेशान किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय फिल्म निर्माता व अभिनेता या तो राजनीति से दूर रहे हैं या
उन्होंने खुद को स्थापित शक्तियों के साथ जोड़ लिया है। कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने सरकार की खुलकर आलोचना की है। यदि प्रस्तावित कानून बन जाता है तो उन्हें काम मिलने में मुश्किल हो सकती है। आधुनिक भारत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया, बल्कि खुली अभिव्यक्ति के लिए उच्च पुरस्कारों की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। पैराचेन सफल फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के पास खोने को बहुत कुछ होता है। उनकी असहमति वास्तव में वजन रखती है, पर वे शायद ही कभी एक सीमा पार करते हैं। वे कितना खोने को तैयार हैं, इसकी एक सीमा है। भौतिक संसार में सफल होने के कारण वे व्यवस्था और प्रणालियों से लाभ अर्जित करते हैं और वे इसकी सीमा के भीतर ही काम करते हैं, मगर वे अपनी प्रसिद्धि से सरकार पर उपकार भी करते हैं। वे अनजाने में असंतोष के अधिक शक्तिशाली रूपों को झेल लेते हैं। जिस प्रकार भौतिक जगत में शीर्ष पर बैठे लोग नीचे मौजूद प्रतिभाओं की प्रगति को भी रोकते हैं, ठीक उसी तरह शीर्ष पर बैठे आंदोलनकारी दुस्साहसी किस्म के आंदोलनकारियों के उत्थान को दबाते हैं। यदि सफल लोगों का गला घोंट दिया जाए तो असंतोष की अभिव्यक्ति उन लोगों की ओर से होगी जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पैराचेन यह प्रस्ताव फिल्म उद्योग के अर्थशास्त्र को भी तबाह कर सकता है। रिलीज के लिए क्या सुरक्षित है, यह भी अनिश्चित हो जाएगा। हर फिल्म स्व-सेंसर होगी। एक फिल्म को आनंदमय बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें डाली जा सकती हैं, लेकिन जोखिम भरे विषय गायब हो जाएंगे। ज्यादातर फिल्में विफल हो जाती हैं। लोगों को सिनेमा घरों तक ले जाना बहुत मुश्किल है। वे घर पर रहते हैं और एक फिल्म के मुफ्त होने का इंतजार करते हैं। आज हर कोई आर.के. नारायणन के उस किरदार की तरह है जो आश्चर्य करता है कि जब परोपकारी नदी नीचे गिरने की परेशानी उठाती ही है तो लोग झरने को देखने के लिए पहाड़ पर क्यों चढ़ जाते हैं। पैराचेन किसी तरह की बाधा पैदा करने की कोई भी कोशिश व्यावसायिक सिनेमा को खत्म कर सकती है। भारत को अपने फिल्म उद्योग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई देशों के पास अपना सिनेमा नहीं है, कम से कम आधुनिक मुख्यधारा की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में। हॉलीवुड के साम्राज्यवाद ने उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे हिंदी सिनेमा ने पाकिस्तान के फिल्म उद्योग को मार डाला था। पैराचेन हमारे आसपास फैली हुई प्रकृति हमारा पर्यावरण है, जिसने चारों ओर से अपनी बाहों में हमें सहेज कर रखा है। कुछ विचारकों ने इसे आवेष्टन भी कहा है। शास्त्रों में पृथ्वी को प्रकृति का स्वरूप माना गया है। वह स्त्री शक्ति है, अग्नि के साथ स्वाहा के रूप में।
पितरों के साथ स्वधा रूप में, वायु के साथ स्वस्थित रूप में, गणेश के साथ पुष्टि, यज्ञ के साथ क्षमा, कामदेव के साथ रति, पुण्य के साथ प्रतिष्ठा और उद्योग के साथ क्रिया के रूप में प्रकृति की कलाएं हमें दिखाई देती हैं। पैराचेंज। हमारे यहाँ शांति पाठ और स्वस्थित वाचन की परंपरा रही है। कहा गया है, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ शांत हो, विश्व देवता ब्रह्मा आदि सभी शांत हो। इनके अतिरिक्त भी उपनिषद ने ऐसी परिपूर्णता की बात की है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल भी दिया जाए तब भी पूर्ण बचा ही रहता है। ये सभी शांति मंत्र स्वस्थित वाचन है। यजुर्वेद इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत की ओर चलने की घोषणा करता है। ये सभी मंत्र मनुष्य को पर्यावरण से जोड़ते हैं। इस शांति का मतलब चुप मरघट का सन्नाटा नहीं है। यह शांति आत्मा का फैलाव है। यह किसी नदी का प्रसन्न प्रवाह है। मनुष्य और प्रकृति का यही संवाद सबसे बड़ा शांति पाठ है। हमें ध्यान में बस यह रखना है कि प्रकृति भी एक जीवित जागृत सत्ता है। प्रकृति का शोषण या दोहन नहीं हो, उसकी हरियाली बरकरार रहे। कोई तो वजह है कि टी.एस. इलियट ने अपने वेस्टलैंड के समापन में ओम शांति 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 को उद्गत किया है। पैराचेंज। आज का सबसे बड़ा सवाल वही है जिस पर बहस नहीं होती। राजनीति क्या है? राज पाने की नीति या नीति से राज पाना, जिसे घाघ कांग्रेसी संवैधानिक राजनीति कहते हैं। दरअसल वह नीति से राज पाने की जुगत थी जिसमें नेता गौण था, नीति सर्वशक्तिमान थी। भारतीय राजनीति में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले नीति से राज पाने की सोच को खारिज किया और राज पाने की नीति को स्वीकार किया। नेहरू ने कांग्रेस में इस बदलाव के लिए किसी और का नहीं, अपने पिता का विरोध किया था। पहली बार भारत में नीति हार गई, नायक जीत गया और ऐसा जीता कि आज तक जीतता जा रहा है। पैराचेंज। सन 1932 के बाद भारतीय राजनीति में नीति या तो राज के पीछे सटी दिखी या फिर विपक्ष की पनाह में राज की ओर निहारती हुई दिखी। नेहरू युग या उसके बाद ऐसा दौर कभी नहीं आया जब नायक के ऊपर नीति उस तरह दिखाई दे जैसा 1932 से पहले दिखाई देती थी। केंद्रीय कैबिनेट को नेहरू कैबिनेट कहने वालों ने नीति से ऊपर नायक को हमेशा रखा। इंदिरा को वोट दे से अब की बार मोदी सरकार तक के नारों ने इस भ्रम को पूरी तरह दूर कर दिया है कि यह देश नीति पसंद है। वास्तव में नायक पसंद इस देश में नीति से नायक नहीं निर्धारित होते, बल्कि नायक से नीति निर्धारित होती है। स्टॉप।